माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बच्चों को वोटर का इख्तियार मिल गया तो मेरे हिसाब से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। चलो अभी नहीं तो इतना तो पक्का है कि आप लोगों को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज दिन भर हम अमौर के मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब के लिए हम लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान साहब को हमने पिछले 5 सालों के अंदर देखा है कि किस तरीके से वो एक शख्स अकेले बिहार की असेंबली के अंदर आपके मुद्दे उठाता रहा, सरकार से आंख में आंख डाल कर लड़ता रहा, आपके सवाल उठाता रहा। कुछ उसी तरह जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल कर, मेरे भाई वक्त बहुत मुश्किल है, आने वाला दौर इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हमारे साथ अगर कोई रहने वाला है तो हमारा खुदा है और हमारे साथ कोई नहीं रहने वाला है। आप मानो या ना मानो कि हमारे ऊपर जब वक्त आता है तो कौन कांग्रेस, कौन आरजेडी, कौन जेडीयू, कौन एनसीपी, कौन कांग्रेस, कोई हमारे लिए खड़े नहीं रहता है। हकीकत यही है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसके ऊपर अगर कोई बोलता है, डटकर खड़े रहता है, लड़ता है, तो वो मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है मेरे भाई। और अगर हम उनके हाथ मजबूत नहीं करें, हर मुद्दे के ऊपर हम ये बोलते हैं कि नहीं असदुद्दीन अवैसी ने बोलना चाहिए, लेकिन इलेक्शन जब आता है तो हमारे अपने ही कहते हैं कि नहीं असदुद्दीन अवैसी क्यों। तो कोई चले जाता है तेजस्वी के पास, कोई चले जाता है जेडीयू के पास, कोई कांग्रेस के अंदर। 76 सालों तक आप मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि मुसलमानों की आबादी तो बड़ी है लेकिन तुम्हारी नुमाइंदगी खत्म होते जा रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं कितने राज्यों के अंदर एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर एक भी नहीं, गुजरात में एक भी नहीं, कर्नाटक में एक भी नहीं, राजस्थान के अंदर एक भी नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर एक भी नहीं, उत्तराखंड के अंदर एक भी नहीं। क्या इतना सुनने के बाद भी कभी हमारी शर्म और हमारी गैरत हमको ये सवाल नहीं करती है कि क्या वजह है कि हमारी क़यादत खत्म हो रही है? आप कहेंगे कि साहब ये फलाह हुकूमत की वजह से है, वो फलाह सरकार की वजह से है। नहीं मेरे भाई, अगर कोई कसूरवार है तो हम ही हैं, हम उतने ही दोषी हैं। मुसलमानों को कभी किसी गैरों ने नहीं हराया, मुसलमान को हमेशा मुसलमान ने ही हराया है। आज यही चीज हम सीमांचल के अंदर देख रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी से कहा है कि हम दोनों में से कौन हारता है कौन जीता है मायने नहीं रखता है, लेकिन किसी हालत के अंदर असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल से जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि उन सबको मालूम है कि इस बार अगर सीमांचल की आवाम, बिहार की आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ खड़े हो जाती है तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मजलिस की सबसे ज्यादा कामयाब सीटें अगर किसी राज्य से आएंगे तो वो हमारे बिहार राज्य से है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, हम तो बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, हम गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मैंने ऐसे दीवानों की टोली कहीं पर भी नहीं देखा है, मैंने ऐसे बुजुर्गों के अंदर ऐसी तड़प नहीं देखा है, मैंने अपने माओं और बहनों को अंदर ऐसी दुआएं देते हुए नहीं देखा है कि नहीं हमें मजलिस का साथ देना है। मुझे आज भी याद है कि 15 साल पहले जब हम इस सरजमीन के ऊपर आए थे तो हम मोबाइल ले जाकर लोगों के घरों में जा जाकर हमारी माँ बहनों को, बुजुर्गों को बताते थे और ये कहते थे कि ये असदुद्दीन अवैसी है, ये हैदराबाद का एक एमपी है जो आपके लिए लड़ता है। आज 15 साल के बाद जब उन्हीं गाँव के अंदर, उन्हीं बस्तियों में, उन्हीं इलाकों के हम अंदर आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हो, हमारी माएँ बहनें हो या बुजुर्ग हो, हमको देखते हैं और कहते हैं हाँ ये पतंग वाले आए हैं, मेरे भाई। देखिए तेजस्वी यादव से पत्रकार ने पूछा, तेजस्वी यादव से एक पत्रकार ने पूछा कि आप असद ओवैसी को साथ में क्यों नहीं लिए? वो तो महज 6 सीटें मांग रहे थे, क्या वजह है कि आपने एमआईएम को साथ में नहीं लिया? महज 6 सीटें
और वो 6 सीटें जो हम जीते हुए थे वो मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, असद अवैसी का बिहार के अंदर कुछ है ही नहीं, एमआईएम पार्टी का बिहार के अंदर कुछ वजूद ही नहीं है करके 6 क्या हम एक भी सीट नहीं देंगे। इंशाल्लाह 11 तारीख के दिन हमारे लड़के कैसे छक्के मारने वाले थे, ये देखिए कैसा हिसाब चुकता किया जाने वाला है। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी अकड़, तुम हमको ये कहते हैं कि हमारा वजूद नहीं है। रात में 7 बजे 9 बजे 10 बजे हम छोटे छोटे गांव के अंदर जाते हैं तो हमारी माएं बहनें बुजुर्ग सभी लोग इंतजार करते हैं, वो ये उम्मीद पे रहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी मेरा बेटा आया, मेरा भाई आया है, और आप कहते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है। ये हमारा वजूद है, ये हमारी पहचान है, ये हमारे समाज, ये हमारे दीवाने हैं जो अपने हाथ में गाड़ी देखते हैं और कहते हैं पतंग छाप, पतंग छाप, असद अवैसी, अख्तर इमाम, पतंग छाप। बस आप लोगों को 11 तारीख के दिन, 11 तारीख के दिन आप लोगों को अपने घरों से निकलना है और घरों से निकलकर 5 नंबर पर पतंग की निशानी है, अख्तरुल ईमान साहब का नाम है, उसके आगे एक बटन है। अगर किसी को अच्छे से नहीं दिखता है तो उन्होंने गिन लेना 1 2 3 4। इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा सोच समझ कर दिया है 5। अगर ज्यादा फड़फड़ा है ना तो ये 5 उंगलियां जो है ना किसी के कान के ऊपर भी पड़ सकती है। अख्तर भाई को तो हम कहेंगे कि एक बार इस्तेमाल करिए। बस आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि 11 तारीख के दिन अगर आपने सही तरीके से ठका बाहर आना और किसी को ये नहीं कहना कि मैंने किसको वोट दिया, समझ जाना, बाहर आके बोलना मैंने अंदर जाकर ठकाठक करके आ गया। और अगर सही तरीके से तुमने ठकाठक कर डाले तो इंशाल्लाह 14 तारीख के दिन जिस तेजस्वी ने और जिस राहुल गांधी ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को नीचा दिखाने की कोशिश किया था और कहा था कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है यहाँ पर, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो यही नेता 14 तारीख के दिन नतीजे जब आएंगे और हुकूमत बनाने के लिए कुछ एमएलए की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे जाएंगे और यही दोनों दरवाजे के पास खड़े रहकर और असदुद्दीन अवैसी के दरवाजे पर करेंगे बोलेंगे असद भाई दरवाजा खोलो ना, हम आए हैं लेने के लिए आपको। असद भाई क्या जवाब देंगे पता नहीं, लेकिन मैं अगर रहूंगा तो बोलना बैठ मेरे पैरों पर तुझे बताऊंगा अभी बस हमारी एक ख्वाहिश है मेरे भाइयों, और सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं है, हिंदुस्तान का हर वो मजलूम इंसान, हर मुसलमान, हर माँ, हमारी बहन, हर बुजुर्ग इस इंतजार में है, सिर्फ बिहार का ही नहीं कि 14 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो जश्न सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाए। किसी ने मुझसे कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कुछ कहूंगा। मैं पिछले बार बिहार में आया था, उस वक्त उसने एक बयान दिया था कि मुसलमानों कटोरा उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि ये मुल्क मेरे बाप की जागीर नहीं है, हम यहीं से पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे, और जहां तक मेरे बाल और तेरे बाल का सवाल है तो वहां आऊंगा और जवाब दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस वो नारा जो मेरे को और आपको जोड़ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा